नमस्ते, स्वागत है आपका ब्यूरो एकेडमी में। इस वीडियो में हम वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने जा रहे हैं, उसके सिलेबस को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में संशय होगा कि ये जो विषय है राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको ऑप्शनल के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसका ये जो डाउट है आपका, वो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेबस को समझने जा रहे हैं, राजनीति विज्ञान के सिलेबस को समझने जा रहे हैं। आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, इसकी डेप्थ समझ में आएगी कि ये जो विषय है कितना महत्वपूर्ण है आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो सिलेबस है, अभी आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो पहली बार सिलेबस देखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई के दूसरे चरण में होंगे, मतलब कि उनको पता है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हम यहाँ से जीरो से शुरुआत करेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, पूरा कोर्स जो है उसकी पहली वीडियो है। इसकी जो दूसरी वीडियो होने वाली है वो बुक्स के ऊपर होने वाली है कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेना है। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली हम पूरा सिलेबस समझने जा रहे हैं, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगा, इस चैनल पर अपलोड करूंगा, आप उन वीडियो को समझेंगे। लेकिन लिटरेचर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप खुद से जब तक लिटरेचर पढ़ेंगे नहीं, जब आप खुद से बुक्स पढ़ेंगे नहीं, आपको चीज़ें उतनी स्पष्ट समझ में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बुक्स के ऊपर होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये वैकल्पिक विषय जो हम राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इसके ऊपर मैं ये सिलेबस का वीडियो बना ही क्यों ना हूँ, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है मुझे। तो देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बात बोलना चाह रहा है हमसे, इसको जानने के लिए पूरे संविधान को पढ़ने के बजाय उसके केवल प्रस्तावना, उसकी कुंजी को पकड़ सकते हैं, हम कुंजी को पढ़ सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा संविधान है वो क्या कहना चाह रहा है। उसी प्रकार जो यूपीएससी है वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के माध्यम से हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमारा क्या जो नॉलेज है उसको जज करना चाह रहा है, यह चीज समझने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, मुखर्जी नगर में एक कहावत चलती है, आपको कुछ याद हो ना हो, यूपीएससी का सिलेबस जरूर याद होना चाहिए। नोट जो आपका पर्स है, पर्स में पैसे होना हो, यूपीएससी का सिलेबस की हार्ड कॉपी जरूर होना चाहिए। तो खैर, ये एक कहावत है जो मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहरहाल हम यहाँ पे सिलेबस समझने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस सिलेबस की हेडिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे बारे में परिचय है। मेरा नाम निखिल साहू है, जैसा कि आप जानते हैं। ये मेरी पासपोर्ट साइज फोटो लगी हुई है। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिक्स में विद स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जेएनयू। नाम सुना होगा आपने, न्यू दिल्ली में है, सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहता है। मैं अवॉर्डेड हूँ 2 बार यूजीसी नेट से, एक 2022 में और जो रिसेंट हुआ था उससे भी। और मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली, नाइस नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंगेजमेंट काठमांडू, ये सभी थिंक टैंक है गवर्नमेंट के और प्राइवेट जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, उनमें विभिन्न पदों पर काम किया है। सो ये मेरा परिचय रहा। बिना देर किए हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है या पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर होते हैं वो भी 2 होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 की बात करते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति की बात करता है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वो डेप्थ वाला काम हम हमारे जो वीडियो है जिसमें हम गहराई से बात करेंगे, आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें समझेंगे। अभी मैं आपको केवल हेडिंग समझा रहा हूँ कि क्या कहना चाहता है सिलेबस। और ये जो सिलेबस है
पॉलिटिकल साइंस का, ये कितना महत्व रखता है आपकी यूपीएससी की पढ़ाई में। ये सिलेबस, ये ऑप्शन आप अगर ले रहे हैं तो आप बहुत ही सही निर्णय है आपका, बहुत ही सही आपका ये जो ऑप्शनल है ये होने वाला है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और उपागम, डेफिनेशन एंड अप्रोचेस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य किस प्रकार बना, उपागम मतलब अप्रोचेस, राज्य किस प्रकार बना, इसका उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, मार्क्सवादी इसको लेकर क्या कहते हैं, बहुलवादी, नारीवादी इसको लेकर क्या कहते हैं। तो ये अप्रोचेस होने वाली है, ये जो मैंने आपसे यहाँ पर कहा, यहाँ आप देख सकते हैं। रॉल्स ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो न्याय का जो सिद्धांत है, यहाँ पर न्याय में हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स की ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कौन है रॉल्स, कहाँ जन्म हुआ था, सब पूरी रामगाथा हम इस कोर्स में आपको पढ़ाने जाएंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, प्रीवियस और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो उसके बारे में कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि आपको पूरे कोर्स दरमियान मेरे साथ बना रहना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा, आप बुक्स जरूर खरीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रॉल्स की बात करेंगे। फिर समानता, जो इक्वलिटी होती है, आर्थिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, धार्मिक समानता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अधिकार, अधिकार क्या होता है भाई, जस्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसमें थ्योरीज कौन कौन सी है, अधिकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मानव अधिकार की संकल्पना क्या है, ब्लू राइट्स, रेड राइट्स, वाइट राइट्स क्या होते हैं, मैग्ना कार्टा क्या था, कब आया था, जो बिल ऑफ राइट्स है वो कब आया था, कौन ने लागू किया था, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर बात आती है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमको इसके बारे में सब चीजें पता है और पता होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम विभिन्न मॉडल्स को पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे सही मॉडल, या सही शब्द नहीं होगा, सबसे प्रचलित मॉडल कौन सा है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसमें कौन कौन सी खामियां हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। राजनीतिक विचारधाराएं, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँ कि टॉपिक चालू होते हैं हमारे ये पेपर के, राजनीतिक विचारधाराएं, उदारवादी, लिबरलिज्म, समाजवादी, सोशलिज्म, मार्क्सवादी, फासिज्म, गांधीवाद, नवनारीवाद, नारीवाद, अधिकारवाद, ये सब चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। और इससे पहले ये वाला जो राजनीतिक विचारधारा का ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इससे पहले हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, क्योंकि ये जो जितने भी ये जो विचार आए हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये मैंने और आपने नहीं लाए, ये कौन, ये जो बड़े बड़े विद्वान हुए उस पहले के समय में, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, ये हन्ना अरेंट, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिन्होंने इन विचारधाराओं को निष्पादित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इन थिंकर्स की क्या क्या विचारधाराएं थी, उन्होंने किस प्रकार समाज को देखा, स्टेट को देखा, ये हम चीजें पढ़ने जाएंगे। देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन है, मतलब कि इसमें नई नई डेवलपमेंट्स रोज नहीं होने वाली है। प्लेटो ने जो सिद्धांत दे दिया वो दे दिया। अब लेकिन जो डायनेमिक पोर्शन है, मतलब उदारवाद, लिबरलिज्म, ये डायनेमिक पोर्शन है, इसमें रोज नई नई चीजें जुड़ती हैं, समाजवाद नई रोज परिभाषा जाती है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि हम हमारे क्वेश्चन को, हमारे उत्तर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में। फिर भारतीय राजनीतिक चिंतक, धर्मशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा ताकि ये वीडियो जो हमारी वीडियो लेक्चर है ये इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं 1 घंटे में उसका रिप्लाई, एक घंटे या 2 घंटे में उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। बौद्ध परंपराएं, सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंदो,
MK गांधी, BR अम्बेडकर, MN रॉय, ये इतने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसके आगे भी जाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम केवल इतने में नहीं सिमटेंगे, और भी जो इंडियन थिंकर्स रहे हैं, जैसे रामाबाई हो गई हैं, उन्होंने क्या फीमेल्स के लिए काम किया है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। हेगल के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि हेगल का नाम शायद कहीं नहीं लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है हेगल का नाम, लेकिन हेगल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो पेपर नंबर 1 वही चल रहा है, अभी उसी का सिलेबस जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी अब हेडिंग बदल चुकी है, जो कि बोलती है कि भारतीय शासन एवं राजनीति। देखिए, ये जो पोर्शन है, इससे आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, वो यूपीएससी के सिलेबस पर कितना ओवरलैप करता है। यहाँ पर जितना भी ये सिलेबस दिया गया है, आपको पेपर 2 में पढ़ना ही पढ़ना होता है। जो हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कुल मिला के ये वही लिखा गया है। पेपर 1 में जो हम मूवमेंट पढ़ते हैं, हमारे फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। भारतीय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आई, 1857 की क्रांति क्या थी, उसके बाद जो विभिन्न आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुआ, असहयोग हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन जो थे, उन्होंने किस प्रकार भारत की आज़ादी और भारत के राष्ट्रवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत के संविधान निर्माण, ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल से ज़्यादा राज किया, उन्होंने क्या हमको विरासत में छोड़ कर गए। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा। हमारी संविधान सभा में विभिन्न ग्रुप्स थे, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, और आज हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत संविधान हमारे सामने है। फिर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कि जैसा कि बताया मैंने आपको, प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है, उसको समझेंगे, उसको डेप्थ में समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक एक शब्द को समझेंगे। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, कहाँ से लिए गए, क्या मतलब है, संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनकी बुक्स कौन सी लेना होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लेक्चर्स भी बताऊंगा मैं आपको, और हम आंसर राइटिंग भी करेंगे इसके ऊपर, तो आप बेफिक्र रहिए। संसदीय प्रणाली, ये सारा जो है ये आपको एम लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएगा बकायदा। 73वां 74वां संविधान संशोधन, और फिर विभिन्न जो हमारे संवैधानिक बॉडीज हैं वो आपको यहाँ पर नीचे लिखी हुई मिलेगी। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ओबीसी कमीशन, SC/ST कमीशन, महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आयोग भी हम पढ़ेंगे। भारतीय शासन एवं राजनीति पेपर 1 ही चल रहा है, अभी पेपर 2 पे नहीं गए हम, ठीक है। तो संघ राज्य पद्धति, इसमें केंद्र राज्य संबंध का बदलता स्वरूप, जो विभिन्न कमेटियां बनी थी केंद्र राज्य संबंध के ऊपर, वो हमको देखना होगा, उनकी रिकमेंडेशंस पढ़ना होंगी, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय विवाद कौन से, नदी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहते हैं, कावेरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ये बहुत सारी नदियाँ हैं जिनके जल को लेकर जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो यहाँ पर आप देखिए, ये इकोनॉमिक वाला डायमेंशन यहाँ पे जोड़ दिया है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया, योजना एवं आर्थिक विकास। अब यहाँ पर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं वो एस्पेक्ट तो देखेंगे, और जब आप इकोनॉमिक वाला पेपर जो हमारे जीएस का होता है उसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर इसके माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। नेहरूवादी जो इकोनॉमी थी वो क्या कहती है, मतलब नेहरू भारत को किस प्रकार से डेवलप करना चाहते थे, गांधी भारत को किस प्रकार से डेवलप करना चाहते थे, उनका व्यू जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपको पता होगा कि योजना आयोग की स्थापना की गई और उसको हटा के अभी नीति आयोग की स्थापना की गई है, उसका क्या भूमिका रही थी, निजी क्षेत्र की क्या भूमिका
है, हरित क्रांति की गई थी उसकी क्या भूमिका है। यहाँ पे आप देखिए भूमि सुधार एवं कृषि संबंध, ये सीधा सीधा इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। उदारीकरण, आर्थिक सुधार 1991 और उसके बाद क्या सुधार हुए वो देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और निर्जातीयता, ये क्वेश्चन इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात चुनाव अभी हुए थे, उन चुनावी को जो नतीजे आए थे उसके बाद एक पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आपको उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही आंसर देगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। हालांकि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्र पार्टी होती है वो क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। दल प्रणाली जैसे कि मैंने आपको बताया, सामाजिक आंदोलन, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आयोग, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये सब हमको सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं कि आप पेपर 1 की समाप्ति होती है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये तो सब अलग बात हुई, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं, ऑल्सो जो निबंध के पेपर होते हैं, आपने देखा होगा एक ना एक जो निबंध है वो आंदोलन पे आता है। पर्यावरण आंदोलन हो गया, मानवाधिकार आंदोलन हो गया, राजनीति से संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित आपको एक ना एक निबंध आ जाएगा। अगर आप ये विचारधाराएं पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी वो निबंध लिखने में। ऑल्सो जीएस के पेपर में तो होने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू में होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पत्र 2 शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 2 तुलनात्मक राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये प्रश्न पत्र 2 का नाम है। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब कि अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, इन दोनों में क्या तुलना कर सकते हैं हम, किस प्रकार जो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना है वो भारत की प्रस्तावना से सीख सकती है। आपको पता होगा कि अमेरिका का संविधान पहले बना था, सबसे पहले अमेरिका का ही संविधान था जिसमें प्रस्तावना ऐड की गई थी, फिर उससे हमने भारत के संविधान में प्रस्तावना हमने प्रभावित होकर ऐड की। तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या अंतर है, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के बदलते स्वरूप को देखेंगे। पूंजीवादी मतलब अमेरिकी मॉडल वो आप देख सकते हैं। जो पश्चिमी देश हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, और ज़्यादातर हमारा देश हो गया और भी आप डेवलपिंग कंट्रीज को देखेंगे वो समाजवादी मॉडल पर चलते हैं। तो ये क्या मॉडल है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। 1991 से पहले का भारत कैसा था, 1991 के बाद का भारत कैसा है, ये चीज़ हम वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता, इसमें देखेंगे हम कि दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। दबाव समूह पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विकसित और विकासशील देशों की जो समाज है वो किस प्रकार फंक्शन करते हैं, उनकी क्रियाएं क्या हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी पर मैंने एमए भी किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी देखने के अलग अलग उपागम दिए गए हैं, जैसे कि आदर्शवादी, यथार्थवादी जिसको रियलिस्ट बोला जाता है, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट व्यू क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मार्क्स कैसे देखता है। मार्क्स बोलता है कि भाई कोई कुछ नहीं है, केवल पैसे का गेम है, पैसे पे चल रही है दुनिया। मार्क्स इस प्रकार से देखते हैं, सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। प्रक्रियावादी, प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम अप्रोच क्या होती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय हित। आपको पता है कि कोई भी जो पॉलिसी मेकिंग होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका सर्वोपरि हित होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को सर्व कर पाए, अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रख पाए।
तो हम समझेंगे कि भारत के राष्ट्रीय हित क्या क्या है, सुरक्षा एवं शक्ति के डायमेंशन को समझेंगे। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अवधारणाएं पढ़ने को मिलेगी, शक्ति संतुलन क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ये चीज हम देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण, ये हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट से समझेंगे। अभी हमने यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पे पूंजीवादी जो हमने बात की थी, ये हम तुलनात्मक रूप से देख रहे थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार भारत की राजनीतिक पद्धति को या हमारी जो आर्थिक पद्धति है उसको प्रभावित कर रही है। ये चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, महाशक्तियों का उदय। आप देख रहे होंगे कि 1991 के बाद बहुत सारी जो रीजनल पावर है वो उठकर सामने आई हैं। वो कौन कौन सी शक्ति हैं, उनसे क्या इक्वेशन बन रही है, समीकरण जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से बन रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव, ब्रेटन वुड विश्व व्यवस्था क्या है, ये आपको मुझे बताना है कि ये कब बना था। 1990 में लिख दे रहा हूँ और 4 भी लिख दे रहा हूँ, आखिरी का आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है, इससे कैसे WTO आया, कैसे इससे वर्ल्ड बैंक आया, कैसे इससे IMF आया। एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि WTO का उद्भव क्या हुआ था, कब हुआ था, मतलब, ठीक है। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसको बोलते हैं हम नियो जो है, ये प्रतिपादित किया था तीसरी दुनिया के देशों ने, जो कि ज़्यादातर गुटनिरपेक्ष संबंध से ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने इसकी प्रस्तावना दी थी 1974 में, और उसको आगे चलकर जो UN है उसने भी समर्थन दिया था। तो हम इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरी दुनिया के देश क्या मांग कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती हैं, ये हम समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र UNO जो हमारा है वो कब बना, कैसे बना, क्या आवश्यकता थी, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जो अभी सबसे महत्वपूर्ण करंट में चर्चा में रहा है वो है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता। आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी मेंबर, 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। वो कौन कौन है, क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अब भारत अपनी बिड लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, और UN में रिफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे। विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण, EU क्या है, आसियान क्या है, APEC क्या है, सार्क क्या है, नाफ्टा क्या है, नाफ्टा भी हट चुका है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। समकालीन वैश्विक सरोकार, लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार, ये सब चीजें हम कवर करने जा रहे हैं पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं इस पोर्शन से वो है आतंकवाद और नाभिकीय प्रसार से। तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझेंगे। फिर यहाँ पर जो ये जो वाली स्लाइड है, ये इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करिएगा और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का दूसरा पेपर जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इस पोर्शन से पूछे जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि ये भारत की विदेश नीति से सीधा संबंध रखता है। तो यहाँ पे हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जब विदेश नीति बनाते हैं, जयशंकर साहब जब विदेश जो मंत्री हैं हमारे वो विदेश नीति बनाते हैं या ब्यूरोक्रेट्स विदेश नीति बनाते हैं, तो उनको कौन कौन से तत्वों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम समझेंगे। नीति निर्माण की संस्थाएं कौन सी हैं, निरंतरता, परिवर्तन कौन से रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी आई पहले, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू करने वाले या लाने वाले प्रधानमंत्री का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे और इसमें भारत का योगदान देखेंगे कि विभिन्न चरणों में भारत ने किस प्रकार योगदान दिया है और वर्तमान में भारत इसको किस प्रकार देख रहा है। अभी के जो हमारा
नेम है, मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको 2.0 की अवधारणा दी गई है, मतलब एक नया रूप। आप देखते हैं ना कि एंड्रॉयड के नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो इसी प्रकार नेम का भी दूसरा वर्जन आ चुका है। फिर सार्क, जो उसके सम्मेलन होते रहते हैं, बहुत समय से हुआ नहीं हालांकि, वो देखेंगे। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र देखेंगे, और भारत की पूर्व अभिउन्मुखी नीति, मतलब लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग में बाधाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्षेत्रीय सहयोग मतलब कि जो हमारा क्षेत्र है, साउथ एशिया जो क्षेत्र है, उसमें सहयोग नहीं होने के कारण क्या क्या है, नहीं हम सहयोग कर पा रहे हैं, उसके क्या क्या कारण है। तो आपको पता है नदी जल विवाद है, भारत बांग्लादेश के बीच में नदी जल को लेकर समस्या रहती है। पाकिस्तान और भारत है, उनके बीच में कई बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अवैध सीमा पर जो प्रवासन होता है वो एक समस्या रहती है। निर्जातीय उत्प्लवन, सीमा विवाद आदि ये जो टॉपिक्स हैं, ये हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जो साउथ एशिया रीजन है उसको संगठित नहीं दे पा रहे हैं, या उसको विकसित नहीं होने दे रहे हैं। ये सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत और वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है, इसमें आता है अफ्रीका, आपका लैटिन अमेरिका आते हैं, क्योंकि ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। नियो की अवधारणा मैंने आपको बताया, WTO मैंने आपसे पूछा कि आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब स्थापित किया गया था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत और वैश्विक शक्ति के जो केंद्र हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान, चीन, रूस, इनके साथ कैसे संबंध हैं, अलग अलग जो काल रहे उनमें इनके संबंध किस प्रकार रहे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र शांति अनुसरण की में भूमिका, संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग जो भारत कर रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा सेकंड पेपर है वो अंत में यहाँ पर ख़त्म होता है कि बदलते प्रशिक्षण एवं नीति, भारत की जो नाभिकीय नीति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं समय के साथ, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आ भी रहे हैं कि नहीं बदलाव, वो भी देखने की कोशिश करेंगे, और जो मांग की जा रही है बदलाव की वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अंतिम पॉइंट जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, वो ये है कि भारतीय विदेश नीति में हाल के विकास। अफगानिस्तान में हाल ही में एक परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटाकर तालिबान का शासन फिर से स्थापित हो गया है। वो किस प्रकार क्षेत्र को अस्थिर या स्थिर करेगा, उसके प्रभाव को हम देखने की कोशिश करेंगे। इराक और पश्चिमी एशिया मतलब कि जो वेस्ट एशिया है हमारा, सऊदी अरब, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिनको ओपेक कंट्रीज भी कहा जाता है, वो कंट्रीज से भारत का कैसा संबंध है, और संबंध है और कैसा है ये तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम उस संबंध को किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो संबंध कितने इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा USA है और इजराइल है, इसके साथ हमारे बढ़ते संबंधों को हम देखेंगे कि ये किस प्रकार हम पश्चिम से नाता जोड़ रहे हैं और वो किस प्रकार हमारे लिए लाभप्रद हो रहा है, और नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि से हम इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो अंत होता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का। आपने देखा कि सिलेबस बहुत वास्ट था, लेकिन इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस को अभी हमने समझा है, अभी हम एक एक टुकड़े में तोड़ के इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बुक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदना है। ये जो सिलेबस है इसकी जो PDF है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऑल्सो सेकेंड वीडियो हमारी, जैसा कि मैंने बताया, बुक्स के ऊपर रहेगी। फिर उसके बाद हम जो हमारे थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, लंबी होने का कारण ये है कि थिंकर भी बहुत बड़े हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और अगर आप वो थिंकर्स की विचारधारा को समझ गए तो पूरा पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी।
तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्यूरो एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए और ब्यूरो एकेडमी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।